तो कैसे हैं? फाइन। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को अच्छा से समझ लेने के बाद इलेक्ट्रोडायनेमिक्स समझना बहुत ही आसान हो जाता है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये टॉपिक को यदि अच्छा से समझ गए तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगा। तो ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में हम पिछला लेक्चर में डिस्कस किए हुए थे। तो इस किसी स्फीयर के अंदर स्पेस है, वहाँ फिजिकल क्वांटिटी है कुछ, तो उसको स्टडी करेंगे यदि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से, तो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो जाएगा। तो उसी यदि हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से करेंगे तो उसका कैलकुलेशन बहुत ही आसान होता है। इसलिए स्फेरिकल सिस्टम, सिलेंड्रिकल सिस्टम, ये सिस्टम कभी इजाद हुआ है। तो हम ये पहले तो देखेंगे कौन कौन सा क्या कोऑर्डिनेट होता है उसमें। तो हम शुरू करने जा रहे हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो पहले बनाते हैं कोऑर्डिनेट को। ये जो है ये हो गया y, ये हो गया x और ये हो गया z। तो ये राइट हैंडेड सिस्टम है। ये x ऊपर है, इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये z ऊपर की तरफ कर रहा है, तो ये सिस्टम राइट हैंडेड है। ये x ऊपर की तरफ है और ये y की तरफ इसको घुमाएंगे तो z ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये राइट हैंडेड सिस्टम है। तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई पॉइंट यहाँ पे है, तो मान लिया उसका कोऑर्डिनेट x, y, z है। यहाँ पे कोई पॉइंट P है, ये इसको O कहते हैं और ये P पॉइंट है। तो OP इसका हो गया पोजीशन वेक्टर हो गया OP। इसका कोऑर्डिनेट x, y, z है। तो इसमें जो कोऑर्डिनेट होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में r, थीटा, फाई होता है कोऑर्डिनेट। r, थीटा और फाई कोऑर्डिनेट होता है। x, y, z की जगह r, थीटा, फाई कोऑर्डिनेट होता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि विजुअलाइज करना, r क्या है, थीटा क्या है, फाई क्या है। तो इसको विजुअलाइज करने के लिए ये जो रेडियल डिस्टेंस होता है कोई भी पॉइंट का ओरिजिन से, वो r होता है। r जो होता है उस पॉइंट का ओरिजिन से क्या रेडियल डिस्टेंस है, वो r होता है। जैसे कि यहाँ पे कोई पॉइंट है तो ये डिस्टेंस जो होगा r होगा। यहाँ पे कोई पॉइंट है तो ये डिस्टेंस जो है r होगा। यहाँ पे कोई पॉइंट है तो ये डिस्टेंस r होगा। इसको हम इससे विजुअलाइज कर सकते हैं। जैसे कि ये z एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो यदि यहाँ पे पॉइंट रहता है तो ये डिस्टेंस जो है r होगा। यदि यहाँ पे पॉइंट है तो ये डिस्टेंस r होगा। यदि यहाँ पे पॉइंट है तो ये डिस्टेंस r होगा। मतलब ओरिजिन से रेडियल जो डिस्टेंस होगा, यहाँ पे पॉइंट है तो ये डिस्टेंस r होगा। यहाँ पे पॉइंट है तो ये डिस्टेंस r होगा। तो विजुअलाइज करना सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहले सबसे उस कोऑर्डिनेट को, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट को विजुअलाइज करने क्या चीज r होता है। जैसे कि यहाँ पे पॉइंट है तो ये ओरिजिन हो गया, तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस ये r हो गया। तो चूंकि ये डिस्टेंस होता है, रेडियल डिस्टेंस होता है, तो ये निगेटिव नहीं हो सकता है। जब भी होगा तो ये पॉजिटिव होगा।
तो यहां से लेके यदि यहां पे डिस्टेंस है, कोई पॉइंट है, तो ये आर हो जाएगा। अब यहां से यहां पे कोई पॉइंट है तो ये डिस्टेंस आर हो जाएगा। तो आर जो होता है, जैसे यहां डिस्टेंस, यहां कोई पॉइंट है तो यहां से ये डिस्टेंस आर होगा। मतलब ओरिजिन से पॉइंट का रेडियल डिस्टेंस जो होता है वो आर होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, जैसे कि ये कोऑर्डिनेट है, यहां पे कोई पॉइंट है तो ये डिस्टेंस जो है आर होगा। अब यहां से यहां पे कोई पॉइंट है तो ये डिस्टेंस आर होगा। यहां पे कोई पॉइंट है, यहां से ये डिस्टेंस आर होगा। यहां पे कोई पॉइंट है तो यहां से ये डिस्टेंस आर होगा। तो इस तरह से हम पूरी तरह से विजुअलाइज हो गया होगा। यहां से यदि ये यहां पे कोई पॉइंट है तो ये डिस्टेंस आर होगा। मतलब रेडियल डिस्टेंस जो होता है वो आर होता है। तो आर जो है रेडियल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम origin, it becomes always positive। ये हमेशा पॉजिटिव होगा ताकि रेडियल डिस्टेंस है। आर हो गया। अब थीटा को विजुअलाइज करेंगे। थीटा जो होता है जेड पॉजिटिव जेड एक्सिस से कितना डिग्री का वो पॉइंट जो पॉइंट लोकेटेड है वो उसका पोजीशन वेक्टर कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, तो वो होता है थीटा। जैसे यहां पे ये एंगल हो जाएगा थीटा। अब यहां पे कोई पॉइंट है, इससे फिर विजुअलाइज करते हैं। जैसे कि ये है, यहां पे कोई पॉइंट है तो यहां से यहां मिलाएंगे तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर। अब यहां से जो एंगल बनाएगा ये पॉजिटिव जेड एक्सिस से, ये हो जाएगा थीटा। यहां पे कोई पॉइंट है, यहां पे कोई पॉइंट है तो ये पोजीशन वेक्टर बनाएंगे। इसको यहां से ये बनेगा पोजीशन वेक्टर और ये एंगल हो जाएगा थीटा। अब यहां पे कोई पॉइंट है तो ये पोजीशन वेक्टर बनाएंगे, यहां से ये बन जाएगा पोजीशन वेक्टर। अब ये एंगल हो जाएगा थीटा। अब यहां से यहां कोई पॉइंट है तो यहां से इसको मिलाएंगे, पोजीशन वेक्टर बनाएंगे। अब ये एंगल हो जाएगा थीटा। अब यहां पे कोई पॉइंट है, यहां नीचे कोई पॉइंट है तो फिर यहां से यहां बनाएंगे, ये पोजीशन वेक्टर बनेगा। अब इस पॉजिटिव जेड एक्सिस से ये जो एंगल बनेगा वो हो जाएगा थीटा। तो थीटा जो होता है, और थीटा जो है मैक्सिमम थीटा का मान 180 डिग्री होता है। तो जब हम थीटा को मेजर कर रहे होते हैं तो निगेटिव जेड एक्सिस को क्रॉस नहीं करते हैं। मतलब यहां पे कोई पॉइंट है, यहां पे कोई पॉइंट है तो उसको ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। उसको ऐसे करके ऐसे जेड एक्सिस को क्रॉस करते हुए नहीं मेजर करेंगे, फिर हम उसको इधर से मेजर करेंगे। तो मतलब थीटा का जो मान होता है वो मैक्सिमम 180 डिग्री होता है। वो थीटा को मेजर करने में निगेटिव जेड एक्सिस को क्रॉस नहीं करते हैं। यदि यहां पे कोई पॉइंट है तो इसको मिलाएंगे, ये पोजीशन वेक्टर बन गया। अब पॉजिटिव जेड एक्सिस से ये एंगल बन रहा है तो ये हो जाएगा थीटा। अब यहां पे कोई पॉइंट है तो ये ऐसे मिलाएंगे, ये पोजीशन वेक्टर बन गया। अब इससे जो एंगल बन रहा है वो ये एंगल बन रहा है तो ये हो गया थीटा। यहां कोई पॉइंट, यहां पे कोई पॉइंट है तो ऐसे मिलाएंगे तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया ये। अब यहां से ऐसे मेजर नहीं करेंगे एंगल को, इधर से मेजर करेंगे। काहे कि थीटा को मेजर करते वक्त निगेटिव जेड एक्सिस को क्रॉस नहीं करते हैं। तो आर जो है, आर का रेंज ऑफ आर, ये पहले देखते, रेंज ऑफ आर जो है
ये 0 से इनफाइनाइट तक जाएगा। यहाँ पे पॉइंट है, बहुत दूर कोई पॉइंट है तो रेडियल डिस्टेंस है वो इनफाइनाइट तक चला। कोई भी पॉइंट रहेगा, कहीं भी रहेगा तो वो वहां उसका रेडियल डिस्टेंस होगा। तो रेंज ऑफ आर इज 0 टू इनफाइनाइट, ये होगा, ये निगेटिव नहीं होगा। और थीटा जो देख रहे थे हम लोग, थीटा एंगल बिटवीन पॉजिटिव जेड एक्सिस एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट। थीटा इज द एंगल between positive z axis and position vector of point P of point P। इसको पोलर एंगल भी बोलते हैं। ये पॉइंट P, इसको विजुअलाइज ये हुए और विजुअलाइज कर सकते हैं। इस तरह यहाँ पे कोई पॉइंट है यहाँ पे, तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया। अब यहाँ से जो एंगल बनाएगा वो जो हो जाएगा थीटा हो जाएगा। यहाँ पे कोई पॉइंट है तो ये पोजीशन वेक्टर बना रहा है, तो यहाँ से ये एंगल जो बनेगा, ये एंगल पोजीशन वेक्टर को मिलाते हुए पॉजिटिव जेड एक्सिस से वो थीटा होगा। यहाँ पे कोई पॉइंट है तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया। अब उसको जो है ऐसे करके ये जेड एक्सिस को क्रॉस करते हुए एंगल नहीं मेजर करेंगे, इधर से ही मेजर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा थीटा। तो थीटा का मान जो होगा 0 से 180 डिग्री के बीच होगा। तो रेंज ऑफ थीटा 0 to 180 डिग्री, तो थीटा हो गया। अब फाई, फाई जो होता है, ये पोजीशन वेक्टर को हम पहले प्रोजेक्ट करते हैं एक्स वाई प्लेन में। वो जो एक्स एक्सिस से जितना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाएगा वो होता है फाई। जैसे कि ये इसको प्रोजेक्ट करेंगे जेड एक्सिस पे, तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा। ये आर है, और इसको इधर प्रोजेक्ट करेंगे एक्स वाई प्लेन पे, तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा। और ये एंगल जो हो जाएगा फाई होता है, ये एंगल फाई होता है। एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं इसको, और इसको इस डायरेक्शन में मेजर करते हैं। तो यहाँ पे कोई पोजीशन वेक्टर है किसी का, तो इसका प्रोजेक्शन जो है ये होगा जेड एक्सिस पे, और इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा इसका प्रोजेक्शन। इसको यदि प्रोजेक्ट करेंगे इधर, तो ये थीटा एंगल बना रहा है, तो ये आर कॉस थीटा होगा। और ये जैसे कि है पोजीशन वेक्टर, इसको इधर प्रोजेक्ट करेंगे जेड एक्सिस पे, तो ये होगा आर कॉस थीटा, और ये होगा आर साइन थीटा। एक्स वाई प्लेन पे ये होगा आर साइन थीटा, और ये जो होगा ये आर कॉस थीटा होगा। तो ये एक्स वाई प्लेन पे आर साइन थीटा होगा, और ये एक्स वाई जेड एक्सिस पे आर कॉस थीटा होगा। तो इसको जब प्रोजेक्ट करते हैं आर साइन थीटा, ये जो हो गया आर साइन थीटा, अब ये एक्स एक्सिस से ये जो एंगल बना रहा है यही होता है फाई। यहाँ पे कोई पॉइंट है तो इसका प्रोजेक्शन हो जाएगा जेड एक्सिस पे ये, और इसका प्रोजेक्शन हो जाएगा ये। अब यहाँ से ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये जो कोण बना रहा है, इसका प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन पे जो प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस से जो कोण बना रहा है वही होता है फाई। अब यहाँ पे कोई पॉइंट है तो उसका एक्स वाई प्लेन पे यहाँ पोजीशन वेक्टर होगा, इसका प्रोजेक्शन जो है ये होगा, और उसका प्रोजेक्शन इस यहाँ पे होगा।
तो यहां से ये कोण जो बनेगा ये होगा फाई, और फाई को मेजर करने में ये नेगेटिव एक्स एक्सिस को भी क्रॉस कर जाते हैं। तो इसका मतलब फाई का जो रेंज होता है 0 से लेके 360 तक होता है। ये जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो ये हो गया जेड एक्सिस पे, इधर इसी एक्स वाई प्लेन पे, यहाँ पे तो पोजीशन 0 होगा जेड एक्सिस पे। तो ये जो पोजीशन वेक्टर है यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल होगा ये हो जाएगा फाई। यहाँ पे कोई पॉइंट है तो ये एक्स वाई प्लेन में ही है, जेड एक्सिस पे पोजीशन 90 cos 90 0 होगा। तो ये पॉइंट रहने के बाद यहाँ से लेके यहाँ से ये एंगल जो बनेगा, ये एक्स वाई प्लेन पे जो पोजीशन है वो जो एंगल बनाएगा वो हो जाएगा फाई। तो फाई जो होता है, ये फाई को मेजर करते वक्त ये नेगेटिव एक्स एक्सिस को भी क्रॉस कर देते हैं। इसको एजीमुथल एंगल भी कहते हैं। यदि यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो इसका प्रोजेक्शन जो है, जो एक्स वाई प्लेन पे जो प्रोजेक्शन होगा, इसका प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन पे ये होगा, ऐसे होगा, ये वाला प्रोजेक्शन होगा। ये जो एंगल बनाएगा इसको इस तरह से मेजर करेंगे और ये क्रॉस करके नेगेटिव एक्स एक्सिस को ऐसे करके ऐसे ये एंगल हो जाएगा। और इसको मेजर करते हैं हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। तो यहाँ पे यदि कोई पॉइंट है तो उसका प्रोजेक्शन यहाँ पे ये आएगा, ये एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्शन होगा, तो उसको ऐसे घूम के ऐसे ये जो एंगल बनेगा वो होगा फाई। तो फाई जो होता है एक्स वाई प्लेन में पोजीशन वेक्टर का प्रोजेक्शन जो होता है उसके साथ ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस का एक्सिस जो एंटी क्लॉकवाइज में एंगल बनाता है वो फाई होता है। तो फाई होता है एंगल बिटवीन प्रोजेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर of the point on xy plane angle between position vector of the point on xy plane and positive x axis, or it is measure anti-clockwise। और इसको मेजर करते वक्त नेगेटिव एक्स एक्सिस को भी क्रॉस कर जाते हैं। when measuring phi we cross नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो इसका जो रेंज हो जाएगा 180 से यहां तक चलाएगा, तो ये हो जाएगा रेंज ऑफ फाई इक्वल टू रेंज ऑफ फाई 0 to 2 पाई। तो थीटा का रेंज होता है 0 से 180 और फाई का रेंज होता है 0 से 2 पाई। अब देखते हैं यूनिट वेक्टर्स। तो पहले इसको बनाते हैं। इसको ये x है, ये y है और ये z है और ये पोजीशन वेक्टर p है
पॉइंट का इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है और ये थीटा है, ये पोजीशन ऑन जेड एक्सिस है और ये पोजीशन ऑन वाई एक्सिस है, ये एक्स वाई प्लेन है, ये इसके साथ ये एंगल बना रहा है फाई और ये एंगल बना रहा है थीटा। तो यही है इसका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट जो होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट आर थीटा फाई होता है। तो आर जो होता है यूनिट वेक्टर आर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितना है वो होगा। तो यहां पे हम देखेंगे तो आर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ये हो जाएगा। यहाँ पे कोई पॉइंट है तो आर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ऐसे यहाँ पे ये हो जाएगा। यहाँ पे कोई पॉइंट है तो आर के डायरेक्शन में ये रेडियल डिस्टेंस हो गया, इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर इधर होगा। तो इसको इमेजिन करते हैं इस तरह से, यहाँ पे कोई पॉइंट है तो इसको मिलाएंगे, ये आर हो गया और उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर इधर हो जाएगा। यहाँ पे कोई पॉइंट है तो यहाँ से मिलाएंगे इसको, ये आर हो गया रेडियल डिस्टेंस और इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ये हो गया। तो हर एक पॉइंट पे यूनिट वेक्टर आर चेंज कर रहा है। तो आर जो है कांस्टेंट नहीं है। जैसे कि यहाँ पे पॉइंट लिए तो आर वेक्टर ये हो गया और इसका यूनिट वेक्टर ये हो गया। यहाँ पे पॉइंट लिए तो ये आर वेक्टर ये यूनिट वेक्टर हो गया आर कैप, ये हो गया आर कैप। यहाँ पे पॉइंट लिए तो ये हो गया आर, ये हो गया रेडियल डिस्टेंस और ये हो गया यूनिट वेक्टर आर कैप। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो यूनिट वेक्टर आर है ये रेडियल डिस्टेंस कोई भी पॉइंट लेंगे उसका रेडियल डिस्टेंस आर होगा, उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आर कैप होगा। तो हर एक पॉइंट पे देख रहे हैं यूनिट वेक्टर आर जो है चेंज हो रहा है। जबकि आई जे के में क्या था कि हर एक पॉइंट पे वही, यहाँ भी जो है ये जे होगा और यहाँ पे के होगा और ये आई होगा। यहाँ भी लेते तो यहाँ पे जे होता और यहाँ पे के और ये आई, मतलब हर एक जगह जे के आई वही रहता है। लेकिन यहाँ पे आर के केस में हर एक जगह यूनिट वेक्टर आर जो है चेंज हो जाता है। जैसे ही पोजीशन चेंज होता है आर कैप का मान चेंज हो जाता है। लेकिन कार्टेशियन में था कि पोजीशन चेंज कहीं भी पोजीशन रहे ये आई जे के कैप वही रहता था। यहाँ भी जे इस डायरेक्शन में रहता, के इस डायरेक्शन में, आई इस डायरेक्शन में, यहाँ भी जे इस डायरेक्शन में रहता, के कैप इस डायरेक्शन में, आई इस डायरेक्शन में। लेकिन आर कैप जो है हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है। हर एक जगह आर कैप का मान अलग अलग आता है। यहाँ पे लेते तो ये रेडियल डिस्टेंस हो गया, इस डायरेक्शन में आर कैप होगा। तो आर कैप का मान हर एक पॉइंट पे चेंज हो जाता है। तो आर कैप जो है यूनिट वेक्टर आर कैप इज नॉट कांस्टेंट वेक्टर, जबकि आई जे कैप कांस्टेंट वेक्टर था। ये आर कैप जो है कांस्टेंट वेक्टर नहीं है। अब थीटा कैप देखते हैं। तो थीटा कैप भी जो है, थीटा कैप यहां पे लेंगे पॉइंट, तो थीटा कैप जो है इस डायरेक्शन में हो जाएगा, थीटा कैप इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो हर एक जगह थीटा कैप
जो है अलग अलग डायरेक्शन में यहाँ पे पॉइंट लेंगे, ये थीटा कैप ये डायरेक्शन में हो जाएगा। अब यहाँ पे पॉइंट लेंगे तो थीटा कैप जो है यहाँ से ये मिलाएंगे तो ये डायरेक्शन में हो जाएगा। इस तरह से देख रहे हैं थीटा कैप भी जो है हर एक पॉइंट पे चेंज करता है। तो हर एक पॉइंट पे थीटा कैप का मान अलग अलग हो जाता है। तो थीटा कैप भी जो है कांस्टेंट वेक्टर नहीं है, यूनिट वेक्टर थीटा कैप इज नॉट कांस्टेंट वेक्टर। और अब फाई कैप जो है यहाँ प्रोजेक्ट किए तो ये फाई कैप है, ये डायरेक्शन में फाई कैप है, यहाँ पे रहेगा प्रोजेक्शन तो ये डायरेक्शन में फाई कैप रहेगा। अब यहाँ पे प्रोजेक्शन है, यदि मान लिया है कोई वेक्टर का प्रोजेक्शन माइनस जेड एक्सिस में है, उस तरफ एक्स वाई प्लेन में है, माइनस एक्स वाई प्लेन में है, तो वहां पे जो थीटा कैप फाई कैप का मान उस डायरेक्शन में हो जाएगा। यहाँ पे है तो फाई कैप का मान यहाँ से घूम के आगे इस डायरेक्शन में हो जाएगा, इस तरह से ये डायरेक्शन में हो जाएगा। तो फाई कैप भी जो है कांस्टेंट वेक्टर नहीं है, हर एक पॉइंट पे फाई कैप का मान अलग होगा, जबकि ये कैप का मान हर एक पॉइंट पे सेम रहता है और ये फाई कैप का मान हर एक पॉइंट पे अलग अलग हो जाता है। यहाँ पे यदि प्रोजेक्शन आ रहा है इसका एक्स वाई प्लेन में पोजीशन वेक्टर का, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में हो जाएगा फाई कैप। यहाँ पे आ रहा है प्रोजेक्शन, यहाँ पे कोई पोजीशन वेक्टर उसका प्रोजेक्शन यहाँ पे आ रहा है तो फाई कैप यहाँ पे इस डायरेक्शन में हो जाएगा। इस तरह से देख रहे हैं फाई कैप भी जो है कांस्टेंट वेक्टर नहीं है। तो फाई कैप इज नॉट कांस्टेंट वेक्टर। इस तरह से देख रहे हैं आर कैप और थीटा कैप और फाई कैप जो है कांस्टेंट वेक्टर नहीं है। अब हम देखेंगे पोजीशन वेक्टर क्या होता है। ये P है, ओपी वेक्टर है, इसका ओपी डैश एक्स पे प्रोजेक्शन है और एक्स वाई प्लेन में ओपी डैश डैश या ओक्यू प्रोजेक्शन लिख सकते हैं, इसको ओपी डैश कहते हैं। तो ओपी डैश का प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन में ओपी डैश है। तो ओपी का पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी इक्वल टू है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये है। अब जो है अब इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो ओ क्यू मिल रहा है, तो जेड इक्वल टू हो गया आर, ये आर है, तो जेड इक्वल टू हो गया आर कॉस थीटा, जेड हो गया। और ये जो है ओपी डैश जो है ये आर साइन थीटा है और ये एंगल फाई है। तो इसको इस प्रोजेक्ट करेंगे तो ये x मिलेगा, तो x इक्वल टू हो गया आर साइन थीटा कॉस फाई, और इसको इधर प्रोजेक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई। तो पोजीशन वेक्टर जो हो गया स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में, और ये पोजीशन वेक्टर ऑफ P इक्वल टू हो जाएगा एक्स आई आर साइन थीटा कॉस फाई आई कॉस फाई प्लस आर साइन थीटा साइन फाई प्लस आर
कॉस, ये इसका जो पोजीशन वेक्टर हो गया, ये हो गया x के जगह r साइन थीटा कॉस फाई आई प्लस y के जगह r साइन थीटा साइन फाई j प्लस r कॉस थीटा k हो गया। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P हो गया r साइन थीटा कॉस फाई आई प्लस r साइन थीटा साइन फाई j प्लस r कॉस थीटा k, ये हो गया इसका पोजीशन वेक्टर। अब जो है ये इसका यूनिट, तो यूनिट वेक्टर को देखते हैं। अब यूनिट वेक्टर कौन कौन सा होता है, आर थीटा फाई का मान कितना होता है। तो सबसे पहले ये बनाते हैं, ये हो गया, यहाँ भी बनाते हैं, ये y हो गया, ये x हो गया और ये z हो गया। यहाँ पे कोई पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर p है, ये o हो गया, इसका पोजीशन यहाँ पे OQ हो गया और ये यही थीटा कोऑर्डिनेट है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट का, और इसका पोजीशन XY प्लेन में ये है XY प्लेन में OP प्राइम है। तो ये एंगल जो हो गया ये फाई है, इसको एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं और थीटा को ऐसे मेजर करते हैं। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में स्फेरिकल कोऑर्डिनेट r, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट जो होता है r थीटा फाई होता है। अब r का मान जो होगा ये r साइन थीटा z इक्वल टू हो जाएगा r साइन थीटा, इसको ये r cos थीटा, z इक्वल टू r cos थीटा, और ये OP प्राइम हो जाएगा r साइन थीटा। तो ये हो गया r साइन थीटा और ये हो गया r cos थीटा। तो r साइन थीटा cos फाई करेंगे तो x मिल जाएगा, x बराबर हो जाएगा r साइन थीटा cos फाई। इसको इधर प्रोजेक्ट करेंगे तो x कोऑर्डिनेट मिलेगा और इधर प्रोजेक्ट करेंगे तो ये y कोऑर्डिनेट मिलेगा। तो y इक्वल टू हो जाएगा r साइन थीटा साइन फाई। तो ये पोजीशन वेक्टर r जो है इसका मान होता है xi प्लस yj प्लस zk। तो ये हो गया x के जगह r साइन थीटा cos फाई प्लस y के जगह r साइन थीटा साइन फाई और z ये j ये i प्लस z के जगह r cos थीटा k। ये पोजीशन वेक्टर हो गया स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में। और ध्यान देने योग्य बात है कि पोजीशन वेक्टर हर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज नहीं होता है, वही पोजीशन वेक्टर वही रहता है हमेशा। पोजीशन वेक्टर का मान कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज नहीं होता है। अब देखें कि यूनिट वेक्टर कैसे हम क्या वैल्यू आता है। तो यहाँ पे यदि हम यूनिट वेक्टर लिखें तो ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर r कैप और इसके ठीक परपेंडिकुलर ये थीटा होता है, तो इसको हम लिखते हैं ये थीटा कैप, और ये जो है ये डायरेक्शन में है तो इसको इस तरह से लिखते हैं फाई कैप। इस तरह से लिखते हैं यूनिट वेक्टर को। अब यूनिट वेक्टर का मान क्या होगा वो देखते हैं। तो यूनिट वेक्टर का मान देखने के लिए सबसे पहले समझते हैं कि कोई फंक्शन है y इक्वल टू
एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 5, इस तरह से y इक्वल टू कोई फंक्शन है तो उसका यदि हम ग्राफ खींचते हैं, इस तरह से कोई फंक्शन है तो यहां से यहां यदि डेल एक्स चेंज होता है और y में जो चेंज हुआ वो डेल y चेंज हुआ तो डेल y बाय डेल एक्स हो जाएगा, ये लाइन हो जाएगा, ये लाइन हो जाएगा डेल y बाय डेल एक्स, रेट ऑफ चेंज इस तरह से चेंज हो रहा है। यदि हम डेल एक्स लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 कर दें तो यही लाइन सिकुड़ते सिकुड़ते यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट जो हो जाएगा टेंजेंट हो जाएगा। तो इसी को लिखते हैं dy बाय dx, इसी को लिखते हैं dy बाय dx। तो उसी तरह यदि हम r वेक्टर को y की जगह रखें और x को रखें x की जगह r रखें, r वेक्टर चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू r चेंज कर रहा है तो dr बाय dr जो होगा dr बाय dr ये हो जाएगा टेंजेंट वेक्टर है, यहाँ पे इस पॉइंट पे हो जाएगा। r वेक्टर चेंज जो कर r के साथ r वेक्टर चेंज कर रहा है, r वेक्टर r इधर है तो r वेक्टर चेंज कर रहा है r के साथ, तो हम लिख सकते हैं इसी तरह dr बाय dr जो है यहाँ पे टेंजेंट वेक्टर होगा, इस यहाँ पे इस पॉइंट पे टेंजेंट, यहाँ पे जो टेंजेंट वेक्टर का मान होगा dr बाय dr होगा। अब इसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखना चाहेंगे तो ये इसका मान हो जाएगा dr बटा dr बाय मॉडुलस ऑफ dr बटा dr, ये हो जाएगा। तो इस तरह से यदि किसी भी चीज में चेंज को हम एक लाइन होता है किसी भी वन वेरिएबल फंक्शन में, कोई भी चेंज जो है, कोई भी फंक्शन का चेंज जो है एक लाइन, इस तरह से एक लाइन आता है, उसको यदि लिमिट को घटाते घटाते बहुत छोटा कर दें, जैसे कि डेल वाई बाय डेल एक्स एक लाइन आया, उसको डेल एक्स को छोटा कर दिए तो वो टेंजेंट हो जाता है उस पॉइंट पे, और वो टेंजेंट उस पॉइंट पे टेंजेंट हो जाता है तो dr बटा dr भी करेंगे तो यहाँ पे जो है एक टेंजेंट हो जाएगा इस पॉइंट पे dr बटा dr, और इस डायरेक्शन में ही यूनिट वेक्टर ले लेंगे, dr बाय dr एक वेक्टर आया टेंजेंट वेक्टर, और उसका मॉडुलस से भाग देंगे तो ये यूनिट वेक्टर निकल जाएगा r डायरेक्शन में। तो इसको यूनिट वेक्टर r को लिख सकते हैं dr बाय यूनिट वेक्टर r को लिख सकते हैं dr बाय मॉडुलस ऑफ dr बाय dr, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे r वेक्टर है, उसको r के साथ ये डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इसको r के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस फाई आई प्लस साइन थीटा साइन फाई जे प्लस कॉस थीटा के, ये हो जाएगा। और इसका मॉडुलस निकालेंगे तो ये हो जाएगा रूट ओवर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब जो है साइन थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई प्लस कॉस थीटा के कैप, ये आई कैप है, ये जे कैप है,
तो ये हो जाएगा यहाँ से रूट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये 1 हो जाएगा और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी 1 हो जाएगा। तो आर कैप का मान निकल गया साइन थीटा कॉस फाइव आई कैप प्लस साइन थीटा साइन फाइव जे कैप प्लस कॉस थीटा के कैप, ये मान निकल गया। अब ये थीटा कैप का मान निकालते हैं। तो थीटा कैप भी होगा डी थीटा कैप बाय यहाँ पे जो है यहाँ पे टेंजेंट वेक्टर इस तरह डायरेक्शन में होगा डी थीटा कैप बाय डी आर डी थीटा कैप बाय डी आर बाय डी थीटा कैप डी आर बाय डी थीटा करेंगे, यहां से डी आर बाय डी थीटा करेंगे तो इस डायरेक्शन में टेंजेंट वेक्टर का मान निकलेगा डी आर बाय डी थीटा और मॉडुलस ऑफ डी आर बाय डी थीटा करेंगे तो ये डी आर बाय डी थीटा करेंगे तो ये टेंजेंट वेक्टर का मान निकलेगा और उसको मॉडुलस से भाग दे देंगे तो यूनिट थीटा वेक्टर का मान थीटा कैप का मान निकल जाएगा। तो डी आर बाय डी थीटा करेंगे इसमें ये हो जाएगा आर कॉस थीटा कॉस फाइव आई कैप प्लस आर कॉस थीटा साइन फाइव जे कैप माइनस आर साइन थीटा के कैप बटा इसका मॉडुलस आर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाइव प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाइव प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अब इससे जो है आर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा कॉस फाइव प्लस कॉस थीटा साइन फाइव जे ये आई कैप माइनस साइन थीटा के कैप, ये हो जाएगा बटा होगा बटा इसको सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर कॉमन बाहर निकाल लेंगे तो आर ये बाहर निकल जाएगा और इसमें कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अब फिर से ये 1 हो जाएगा, फिर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा और ये आर कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा कॉस थीटा कॉस फाइव आई कैप प्लस कॉस थीटा साइन फाइव जे कैप माइनस साइन थीटा के कैप, ये मान हो जाएगा थीटा कैप का। अब फाइव कैप का मान जो होगा डी आर बाय डी फाइव और इसका मॉडुलस निकाल देंगे, मॉडुलस से भाग दे देंगे डी आर बाय डी फाइव से। फाइव कैप ये डी आर बाय डी फाइव इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल वेक्टर होगा उसको मॉडुलस से भाग दे देंगे तो ये फाइव कैप का मान निकल जाएगा। तो डी आर बाय डी फाइव करेंगे डी आर बाय डी फाइव ये हो जाएगा आर साइन थीटा माइनस साइन फाइव आई कैप प्लस जो है इसका प्लस आर साइन थीटा साइन फाइव तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा कॉस फाइव
जे कैप, और ये आर कॉस थीटा है तो उसमें तो फाई है नहीं, ये 0 हो जाएगा। अब इसका मॉडुलस से भाग देंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई, ये हो जाएगा। अब और साइन थीटा कॉमन ले लेंगे पर, तो ये हो जाएगा माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कॉस फाई जे कैप, और नीचे हो जाएगा रूट ओवर आर स्क्वायर, आर बाहर कर लेंगे तो आर, ये साइन स्क्वायर थीटा, ये थीटा है तो ये साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई, तो इसका मान हो जाएगा, अब साइन थीटा भी बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कॉस फाई जे कैप बटा, और साइन थीटा भी बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा, फिर ये 1 बच जाएगा तो आर साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कॉस फाई जे कैप, ये हो जाएगा। इस तरह तीनों यूनिट वेक्टर का मान निकल गया। तो यूनिट वेक्टर का मान जो निकला इसको इस तरह लिख लेते हैं। आर कैप का मान ये आर कैप का मान निकला, इसको मिटाते हैं। आर कैप का मान जो निकला है साइन थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस कॉस थीटा के कैप, ये निकला है। और थीटा कैप का मान निकला है कॉस थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस कॉस थीटा साइन फाई जे कैप कॉस थीटा साइन फाई जे कैप माइनस साइन थीटा के कैप, ये निकला थीटा कैप का मान। और फाई कैप का मान निकला है माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कॉस फाई जे कैप, ये मान निकला है। इसको मिटाते हैं। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो इसका मान होगा आर कैप थीटा कैप फाई कैप इक्वल टू होगा मैट्रिक्स ये साइन थीटा कॉस फाई और फिर साइन थीटा साइन फाई और कॉस थीटा और कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस फाई कॉस थीटा साइन फाई और माइनस साइन थीटा, और ये साइन माइनस साइन फाई और ये कॉस
फाइव, ये 0 और ये हो जाएगा आई कैप, जे कैप, के कैप। तो इस तरह से हम आर, थीटा और फाई को जो है कन्वर्ट कर देते हैं आई जे कैप में। इस इक्वेशन से मैट्रिक्स का ये जो इक्वेशन है, इससे आर थीटा फाई, आर कैप थीटा कैप फाई कैप कन्वर्ट हो जाता है आई जे कैप में, आई जे के कैप में। इस तरह इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन में चूंकि आर थीटा और फाई कांस्टेंट नहीं होता है, तो उसको पहले आई जे कैप में कन्वर्ट करते हैं, आर कैप थीटा कैप फाई कैप, तब उसको इंटीग्रेशन करते हैं या डिफरेंशिएशन करते हैं। तो जहां भी कैलकुलेशन आएगा आर कैप थीटा कैप फाई कैप का, तो उसको पहले हम आई जे के कैप में इस इक्वेशन से कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद जो है उसका कैलकुलेशन करेंगे। अब यदि आई जे कैप आर थीटा, आई जे कैप का मान निकालना हो, तो ये हो जाएगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ये हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, और यहां पे आ जाएगा आर कैप थीटा कैप फाई कैप, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, और आर कैप थीटा कैप फाई कैप। तो इसको कॉलम को रो में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस फाई साइन थीटा कॉस फाई कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन फाई, ये हो जाएगा साइन थीटा साइन फाई कॉस थीटा साइन फाई कॉस फाई, और ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 0। इस तरह से हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिख के इसको, इसका आई जे के कैप का मान निकालते हैं यदि आर कैप थीटा कैप फाई कैप दिया हुआ हो तो। इस तरह से ट्रांसपोज मैट्रिक्स, इसको ट्रांसपोज करके आई आर कैप थीटा कैप फाई कैप आई जे के कैप को यदि आर कैप थीटा कैप और फाई कैप में कन्वर्ट करना हो तो इस मैट्रिक्स से कन्वर्ट करते हैं। तो अब देखते हैं इनफाइनेटिसिमल लाइन एलिमेंट। तो इंटर कन्वर्सन देख लिए हैं कि किस तरह से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट को कार्टेशियन में कन्वर्ट करते हैं, किस तरह से कार्टेशियन को स्फेरिकल में कन्वर्ट करते हैं। अब देखते हैं कि इनफाइनेटिसिमल लाइन एलिमेंट को क्या लिखेंगे। अब जो है इनफाइनेटिसिमल लाइन एलिमेंट, लाइन एलिमेंट किसी पाथ पे जा रहे हैं, वो पाथ सीधा भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है, कुछ भी पाथ हो सकता है। तो उसका मान जो होता है, किसी पाथ पे जा रहे हैं तो उसका मान जो कार्टेशियन में होता है dl इक्वल टू dxi प्लस dyj प्लस dzk, ये होता है। तो इसमें जो होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये dl का मान, तो लेंथ में चेंज, यदि हम आर कैप के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या लेंथ में चेंज होगा, वो होगा तो ये हो जाएगा dl r, और उसके बाद ये
थीटा कैप के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या चेंज आएगा लेंथ में, तो वो हो जाएगा dl थीटा, तो वो हो जाएगा dl थीटा dl थीटा। और हाई कैप के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो लेंथ में क्या चेंज होता है, तो ये हो जाएगा dl फाई। अब यहाँ पे r कैप लिखेंगे, ये थीटा कैप और ये फाई कैप। तो यहाँ जो है इनफाइनिटेसिमल लाइन एलिमेंट dl का मान जो है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में dl r कैप प्लस dl थीटा थीटा कैप प्लस dl फाई फाई कैप, ये होगा। अब dl r को अब लिखेंगे dl r को और dl थीटा और dl फाई का क्या क्या मान होता है वो लिखेंगे। तो dl r का जो मान होगा, तो इसमें पहले डायग्राम बनाते हैं। dl r जो है क्या, यहाँ पे ये वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर है r किसी पॉइंट का, और ये इसी डायरेक्शन में अब इधर चेंज हुआ है, ये dr चेंज हुआ है, ये x हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया। तो पहले r था, अब r प्लस dr हो गया, r प्लस dr हो गया। पहले r था इसका मैग्नीट्यूड, अब r प्लस dr हो गया। तो dl r का मान जो होगा dl r इक्वल टू होगा dr, ये dl r का मान ये dr होगा। इस डायरेक्शन में थोड़ा सा बढ़ते हैं, r से r प्लस dr हो जाते हैं। पहले r था, अब थोड़ा सा और बढ़ गए, r प्लस dr हो गए। तो लेंथ में जो चेंज आया dr आया, तो dl r का मान हो जाएगा dr। अब फिर अब दूसरा बनाते हैं, ये ओपी वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर। अब थीटा जो है ये है, ये थीटा है। अब थीटा के डायरेक्शन में बढ़ने के बाद, मतलब थीटा से बढ़ के यहाँ पे डी थीटा बढ़ गए, तो डी थीटा के कारण जो लेंथ में चेंज आया, तो लेंथ में जो चेंज आएगा, ये चेंज आ रहा है, ये वाला ये चेंज आ रहा है। तो इसको यदि हम s लिखते हैं तो ps जो है लेंथ में चेंज होगा, और ps का मान जो होगा ये r है, और d थीटा के बराबर होगा। ps का मान यहाँ पे इस डायरेक्शन में, थीटा के डायरेक्शन में थोड़ा सा बढ़े हैं, d थीटा बढ़े हैं, तो लेंथ में जो चेंज आया ये ps चेंज आएगा, ये इतना सा चेंज आएगा। इसका मान जो हो जाएगा, इस आर्क का मान जो होगा और इस ये जो चेंज आया है इस डायरेक्शन में बढ़े हैं डी थीटा, तो लेंथ में जो चेंज आया है ये आया है, तो उसका मान जो हो जाएगा रेडियस इंटू एंगल, इसका मान ये होता है। तो ps का मान r d थीटा होगा, ये लेंथ का मान r d थीटा, रेडियस इंटू एंगल इक्वल टू ps। तो dl थीटा का मान जो हो जाएगा r d थीटा हो जाएगा। अब उसी तरह एक बात जो है बनाते, इसका प्रोजेक्शन ये है जेड एक्सिस पे, ये थीटा एंगल है। अब इसका प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन पे ये है ई प्राइम, और ये एंगल बना रहा है फाई।
यही है फाई कोऑर्डिनेट स्फेरिकल पे। तो इस डायरेक्शन में यदि हम बढ़ते हैं ऐसे छोटा सा डी फाई, तो चेंज इन लेंथ जो होगा ये होगा, चेंज इन लेंथ ये होगा। तो इसका मान जो हो जाएगा आर साइन थीटा है ये, तो ये चेंज इन लेंथ जो हुआ, ये चेंज इन लेंथ का मान जो हो जाएगा डी, यही है डी एल फाई। तो ये डी एल फाई हो जाएगा एंगल डी फाई इंटू रेडियस, ये आर है, आर इंटू डी फाई। तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा डी एल, आर साइन थीटा इंटू डी एल फाई इक्वल टू हो जाएगा, छोटा सा चेंज हुआ है, आर साइन थीटा इंटू डी फाई, ये हो जाएगा। तो इस तरह से डी एल आर थीटा, डी एल थीटा और डी एल फाई का मान निकल गया। तो इसका मान जो हो जाएगा, इसका मान इसको अब लिख देंगे, डी एल आर की जगह डी आर लिखेंगे और डी एल थीटा की जगह आर डी थीटा और डी एल फाई की जगह आर साइन थीटा डी फाई। तो डी एल का मान हो जाएगा डी आर आर कैप प्लस आर डी थीटा थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा डी फाई फाई कैप, ये हो जाएगा इनफिनिटेसिमल लाइन एलिमेंट का मान स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में, ये हो जाएगा। अब इनफिनिटेसिमल एरिया एलिमेंट का मान देखते हैं। अब डीएल थीटा, डीएलआर का मान ये निकल गया, डीएल थीटा का मान ये हो गया, डीएल फाई का मान ये हो गया। तो इससे हम इनफिनिटेसिमल एरिया एलिमेंट निकालेंगे। एरिया एलिमेंट निकालेंगे तो इसका 3 डायरेक्शन होगा। इस तरह से XY प्लेन में के कैप परपेंडिकुलर नॉर्मल होता है, तो एरिया एक वेक्टर है। तो यदि हम आर थीटा के प्लेन में रखेंगे तो उसका फाई कैप जो है परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर का परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा। तो एरिया वेक्टर का एक डायरेक्शन होगा आर कैप और एक डायरेक्शन होगा थीटा कैप और एक एरिया का हाई कैप, ये मान डायरेक्शन होगा। यदि आर और थीटा के प्लेन में है एरिया तो उसका डायरेक्शन होगा फाई कैप। यदि आर और फाई कैप के डायरेक्शन में है एरिया तो उसका डायरेक्शन होगा थीटा कैप। और यदि आर और थीटा के प्लेन में है एरिया तो उसका डायरेक्शन होगा फाई कैप। तो आर कैप वाले का हो जाएगा एरिया प्लेन जो हो जाएगा एरिया का डीएल थीटा कैप इंटू डीएल फाई कैप, ये हो जाएगा एरिया एलिमेंट का मान। यदि हम एरिया इनफिनिटेसिमल एरिया एलिमेंट यदि थीटा और फाई के प्लेन में है, थीटा कैप और फाई कैप के प्लेन में है, तो उसका नॉर्मल वेक्टर का मान आर कैप होगा और उसका मान हो जाएगा डीएल थीटा कैप इंटू डीएल फाई कैप। अब डीएल थीटा का मान यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा आर डी थीटा इंटू आर साइन थीटा डी फाई। तो इसका मान हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई। ये यदि एरिया एलिमेंट थीटा कैप और फाई कैप के प्लेन में हो तो उसका मान हो जाएगा डीएल थीटा कैप इंटू डीएल फाई कैप और उसका डायरेक्शन हो जाएगा आर कैप
और उसका मान हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई हो जाएगा। अब थीटा कैप यदि एरिया एलिमेंट फाई कैप और आर कैप के डायरेक्शन में हो तो इसका मान हो जाएगा डीएल आर कैप इंटू डीएल फाई कैप, उस एरिया एलिमेंट का मान होगा और उसका नॉर्मल वेक्टर, एरिया का नॉर्मल वेक्टर थीटा कैप के डायरेक्शन में होगा, एरिया का डायरेक्शन। तो यहां से इसका मान हो जाएगा डीएल आर कैप का मान डी आर इंटू डीएल फाई कैप का मान आर साइन थीटा डी फाई। तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा डी आर डी फाई। तो इन्फिनिटेसिमल एरिया एलिमेंट यदि आर कैप और फाई कैप के प्लेन में हो तो उसका नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन, उस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा थीटा कैप और उस इन्फिनिटेसिमल एरिया एलिमेंट का मान होगा आर साइन थीटा डी आर डी फाई। अब यदि इन्फिनिटेसिमल एरिया एलिमेंट आर कैप और थीटा कैप के प्लेन में हो, ये सारे ऑर्थोगोनल एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली आर कैप थीटा कैप और फाई कैप परपेंडिकुलर है आपस में। तो यदि आर कैप और थीटा कैप के प्लेन में हो एरिया तो उसका डायरेक्शन हो जाएगा फाई कैप और इन्फिनिटेसिमल एरिया एलिमेंट का मान होगा डीएल आर कैप इंटू डीएल थीटा, डीएल आर के डीएल आर, तो ये हो जाएगा डीएल थीटा इंटू डीएल फाई हो जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, यहाँ यूनिट वेक्टर नहीं होगा, ये डीएल आर इंटू डीएल थीटा हो जाएगा, डीएल फाई हो जाएगा, इन्फिनिटेसिमल एरिया एलिमेंट का मान और थीटा कैप हो जाएगा उसका डायरेक्शन। इसी तरह यदि फाई कैप एरिया का डायरेक्शन है तो इन्फिनिटेसिमल एरिया एलिमेंट का मान होगा डीएल आर इंटू डीएल थीटा। अब डीएल आर का मान रखेंगे तो डीएल आर का मान डी आर है और डीएल थीटा का मान आर डी थीटा है। तो यहां से हो जाएगा आर डी थीटा। तो इस तरह से इन्फिनिटेसिमल एरिया एलिमेंट यदि थीटा कैप और फाई कैप के प्लेन में हो तो उसका डायरेक्शन हो जाएगा आर कैप और उसका मान हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई। यदि इन्फिनिटेसिमल एरिया एलिमेंट का डायरेक्शन थीटा कैप है तो इसका मतलब आर कैप और फाई कैप के प्लेन में है तो उसका मान हो जाएगा डीएल आर इंटू डीएल थीटा, डीएल आर इंटू डीएल फाई और उसका मान हो जाएगा आर साइन थीटा डी आर डी फाई। अब इन्फिनिटेसिमल एरिया एलिमेंट यदि आर कैप और थीटा कैप के प्लेन में है तो उसका डायरेक्शन होगा फाई कैप का और उसका मैग्नीट्यूड होगा डीएल आर इंटू डीएल थीटा इक्वल टू आर डी थीटा। ये हो जाएगा। तो इन्फिनिटेसिमल एरिया एलिमेंट भी निकाल चुके हैं। अब इन्फिनिटेसिमल वॉल्यूम एलिमेंट का मान निकालते हैं। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में देख चुके हैं इन्फिनिटेसिमल लाइन एलिमेंट का क्या मान होता है, इन्फिनिटेसिमल एरिया एलिमेंट का क्या मान होता है और इन्फिनिटेसिमल वॉल्यूम एलिमेंट का क्या मान होता है। कहा कि यदि लाइन इंटीग्रल निकालना होगा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में, वहां डीएल आर, ये लाइन डीएल का मान इस तरह से रखना पड़ेगा। यदि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में एरिया एलिमेंट, एरिया सरफेस
इंटीग्रल का मान निकालना होगा तो उसमें ये एरिया एलिमेंट, इनफिनिटेसिमल एरिया एलिमेंट का वैल्यू सब लगेगा। जिस प्लेन में एरिया है उस प्लेन में उस इनफिनिटेसिमल एरिया एलिमेंट का मान रखना पड़ेगा। उसी तरह स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में यदि वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम एलिमेंट का मान वहां रखना पड़ेगा। जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में वॉल्यूम एलिमेंट का मान होता है उसको वहां रख के इंटीग्रेट करेंगे तब वॉल्यूम का मान निकलेगा। तो इनफिनिटेसिमल वॉल्यूम एलिमेंट इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट ये कार्टेशियन में होता है dx dy dz, तो इसमें होगा dlr dl थीटा इंटू dl फाई। dlr का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा dr r d थीटा और ये r साइन थीटा d फाई। तो इसका मान हो जाएगा r स्क्वायर साइन थीटा d थीटा dr d फाई। तो इस तरह से देख रहे हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में यदि हमको काम करना हो, कैलकुलेशन करना हो तो ये कितना बड़ा टर्म आ जाता है। इस तरह से इंटीग्रेट करना पड़ेगा तो बहुत ही सारा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो जाता है। एरिया एलिमेंट भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, लाइन एलिमेंट भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, dr r d थीटा r sin थीटा। तो मतलब कैलकुलेशन काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो यदि हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में जाते हैं तो जहां भी ये r कैप थीटा कैप और फाई कैप आता है तो वो कैलकुलेशन को बहुत ही कॉम्प्लेक्स कर देता है। तो इस तरह से इसका कैलकुलेशन इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इसलिए इसको ये भी कहा जाता है, इस तरह से कहा जाता है कि ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, ये खामखा प्रॉब्लम खड़ा करने वाला चीज है। यदि r कैप थीटा कैप फाई कैप आ गया तो उसको इंटीग्रेट भी नहीं कर सकते हैं, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से बाहर करना पड़ेगा। उसको पहले आई कैप जे कैप और के कैप में कन्वर्ट करना पड़ेगा तब कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इस तरह से बहुत ज्यादा कैलकुलेशन जो है प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को इस तरह से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस तरह से सारा चीज को ध्यान में रखते हुए कैलकुलेशन करते हैं। थैंक यू।